हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पीएससी एपीएस जिसका एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था 2024 में, उसके कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये कंप्यूटर का सेक्शन सॉल्व करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, एएसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सब में आपके लिए ये कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ अभी जूनियर असिस्टेंट की जो 5000 वैकेंसी आई थी, उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद इस साल एग्जाम उसका लाइंड अप है। उसमें भी कंप्यूटर का एक सिग्निफिकेंट सेक्शन होता है। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रह सकता है। इसके अलावा एसएससी के भी एग्जाम होते हैं, उसमें भी आपका एक कंप्यूटर का सेक्शन होता है, एक डेडिकेटेड। तो ये वीडियो उस तरह से भी हेल्प करेगा। मुझे उम्मीद है बहुत लोगों ने इसका आंसर की पहले ही अपना देख लिया होगा, लेकिन ये एज अ रिविजन आप फिर से देखेंगे तो एक रिविजन सा हो जाएगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे और उसका लेवल मैं कहूँगा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, डैश की इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट इन एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड सॉरी। तो एमएस वर्ड में चार्ट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट कौन सा है? तो शॉर्टकट की है F11, जिससे कि आप सीधे सीधे चार्ट इंसर्ट कर पाते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो देखिए, पावर पॉइंट में अगर आप F5 बटन दबाते हैं तो शुरू से शुरू होता है हमेशा प्रेजेंटेशन। वेरएज जब आप शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं तो आपका जो करंट स्लाइड है, मतलब जिस स्लाइड पे आप अभी हैं, वहीं से आपका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एजेस ऑफ एन एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट। मतलब कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें? कमांड मतलब आप व्यू में जाके किस तरह का व्यू आपको लेना चाहिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा व्यू दिखे, जूम करके व्यू दिखे। तो देखिए, फिट विजिबल में मतलब जितना दिखने वाला एरिया उतना फिट करता है। विड्थ में क्या है, लेफ्ट राइट से स्ट्रेच कर देता है। और फिट पेज मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हर तरफ से ये स्ट्रेच कर देगा जिससे कि आपको सबसे अच्छा दिखाई दे। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शंस विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एन एमएस एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड। देखिए, एमएस एक्सेस छोड़िए, ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, सब पे ये वाला जो चीज होता है, ये हर एक चीज पे ऑटोमेट करने का काम करता है। चीजों को मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं हम। मैक्रो का काम क्या होता है, एक बार आपने इसे, जैसे आप लेट सपोज आपने एमएस पावर पॉइंट या एक्सेल का विंडो खोला, उसके बाद आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना शुरू किया, ऐसे करके एक रिकॉर्डिंग का साइन आ जाता है। यहाँ पे आपका जो स्टेटस बार होता है इधर पे, और जो जो आप एक्टिविटी उस बीच करेंगे वो सबको वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद जैसे ही आप मैक्रो स्टॉप करेंगे, वो कहेगा कि कंट्रोल बटन के साथ कोई एक अल्फ़ाबेट दो, जिससे कि आपका ये नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इस बटन को दबाओ तो मैक्रो एक्टिवेट हो जाए। मतलब जो भी आपने अभी तक काम किया था वो सारा का सारा एक साथ एक्टिवेट होके परफॉर्म कर जाए। तो उस केस में मैक्रो इस्तेमाल होता है, मतलब एक प्री डिफाइंड काम करवा देना। मतलब लेट सपोज आपने कोई शीट ली और उसमें कुछ कलर किया, कोई फॉन्ट बदला, और उसके बाद उसको एक निर्धारित विड्थ पे सेट कर दिया और सेव कर दिया। इसके बाद मतलब इस काम के बीच में आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे, और जैसे ही आप मैक्रो का कॉम्बिनेशन दबाएंगे, मान लेते हैं हम कंट्रोल एम मान लेते हैं, इस तरह का की कॉम्बिनेशन दबाएंगे तो जो जो आपने इतने क्लिक करने के बाद किया वो सब सिर्फ इन दो बटन से हो जाएगा। तो ये फायदा होता है मैक्रो का। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो मैक्रो का आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप रेगुलरली चलाते हैं, ये आपके काम को बहुत कम कर देगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आऊंगा जिसमें मैक्रो को कैसे काम एक्टिवेट कराया जाता है वो भी दिखा दूंगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। ये आपको स्किल्ड भी बनाएगा। आपका पर्पस हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि बस एग्जाम निकालना है। मतलब ये कंप्यूटर पूछा जा रहा है ताकि आप लिटरेट बने कंप्यूटर में। तो कोशिश कीजिए एग्जाम के साथ जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप अप्लाई करें तो कभी नहीं भूलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट है, मतलब जिसे आप छू सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस जैसे कि माउस, इसे आप छू सकते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, इसे छू सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू खोलेंगे तो उसमें एक इतनी बड़ी सी चिप होती है पूरे ये आपके इसमें मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में एक सीपीयू होता है, वो भी छुआ जा सकता है, बहुत गर्म होता है अगर आप छुएंगे चलाने के बाद। तो ये तीनों ही चीज छुई जा सकती है। जबकि ये जो है डिवाइस ड्राइवर, कोई भी कंप्यूटर में जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं उसके साथ एक सॉफ्टवेयर
उसके अंदर इनबिल्ट होता है या कई बार वो इंटरनेट से फैच कर लेता है। वो इंस्टॉल होने के बाद ही वो कंप्यूटर समझ पाता है कि इसका क्या फंक्शनिंग है और ये कैसे काम करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर जो उसे आप छू नहीं सकते, डिवाइस को छुआ जा सकता है, उसके ड्राइवर को नहीं। वो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये वो कंपोनेंट जिसे आप नहीं छू सकते। इसमें पूछा क्या था, कौन कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है। अच्छा, मतलब इसमें पूछ ये रहा है कि कौन कौन सी चीज को आप छू सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस को और आपके सीपीयू को। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एमएस एक्सेल concatenation of text can be done using। concatenation का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 31.74 इस सेल में, और यहाँ एक और सेल है, इसमें लिखा हुआ है लाख। अब आप चाहते हैं ये दोनों मिल के आए, तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एंड परसेंट लगा के आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये जो है 31.74 लाख एक साथ दो एक ही सेल के अंदर अपने आप आ जाएगा। कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब आपको दो सेल अलग अलग मिलते हैं और आपको चाहिए होता है वो डेटा एक साथ, तो कॉन्कैटिनेशन का फॉर्मूला लगाया आपने एम्परसेंड के साथ और आपका काम हो गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कॉन्कैटिनेशन के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं ये आपका A1 है और ये मान लेते हैं B1 है, और अगर आपको इसको C1 एक सेल में डालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू A1 फिर एम्परसेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर एम्परसेंड और उसके बाद B1। ये आप C1 में लिखेंगे ना अगर, तो आपका ये दोनों चीज मर्ज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 107 कह रहा है विच फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट बनाना मतलब ऐसे 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 ऐसे, या ऐसा 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 ऐसा, है ना, या 1 2 3 4, इस तरह के सारे जो लिस्ट बनाने का काम होता है वो होता है नंबर्स एंड बुलेटिंग्स। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। वर्ड रैप में आप एक मतलब वर्ड सा बनाते हैं, मतलब स्टाइलिश तरह का वर्ड लिखता है। स्केलिंग में आप कितने बड़ा या कितना छोटा करके देखना चाहते हैं वो होता है। बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी कैसे एक्सेस करते हैं, तो आप फॉर्मूलाज में जाएंगे और वहां से आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। तो कह रहा है पावर पॉइंट लेट्स यू रिकॉर्ड एंड प्ले मैक्रोज। पावर पॉइंट भी आपको मैक्रोज अलाउ करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है, ये करेक्ट है। पावर पॉइंट अलाउज ऐप हाइपरलिंक्स टू एक्सटेंड रिसोर्सेज। पावर पॉइंट में भी आप हाइपरलिंक्स कंट्रोल के साथ इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस F10। F10 ना होके आप अगर F4 होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन F10 लिखा है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड ही फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे कुछ कैप्स में लिखा है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देना, और कोई स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा है तो उसे कैपिटल में कर देना। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टॉगल केस। टॉगल केस का काम ही होता है अपर को लोअर और लोअर को अपर केस में बदलना। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कुकी। कुकी क्या काम करता है। कुकी का काम ये होता है कि आप इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करना, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम एक्सेस करें उस पेजेस को तो उसे तुरंत खोल दे। कुकी और कैश तो स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट्स हिज ओपिनियंस व्यूज एंड करियर एडवाइस इज कॉल्ड। मतलब वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक आदमी अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज और अपने करियर एडवाइस देता है, उससे आप कहते हैं ब्लॉग। ब्लॉगिंग किया करते हैं लोग इस तरह से। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपका कह रहा है गटर मार्जिन रेफर्स टू। गटर मार्जिन क्या होता है। गटर मार्जिन एक्चुअल में जैसे आप मान लीजिए आपकी ये किताब है और आप इसे प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराते टाइम ये वाली जगह होगी जहाँ से आप इसे बाइंडिंग कराएंगे। तो ये जो बाइंडिंग वाली एरिया होता है ना, इसी को आप गटर मार्जिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो बाइंडिंग का जो साइड होगा वहां की जो मार्जिन है उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग PHP, MySQL and HTML, देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेबसाइट डेवलप्ड। मतलब PHP का, MySQL का और HTML का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई वेबसाइट बनेगी तो वो किस तरह की वेबसाइट होगी।
वो होगी एक डायनामिक वेबसाइट। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। तो आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करते हैं कहीं भी, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ही आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो उसे वो कन्वर्ट कर देता है एक हैश फॉर्म में। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पे भेजा जाता है, जहाँ पे वो डेटाबेस के अंदर जो आपका रिकॉर्ड है उसको उससे मैच करता है उस हैश फाइल को। अगर वो मैच सही हो जाता है तो उसके बाद वो वापस रीडायरेक्ट करता है आपके सिस्टम पे और वहां से फिर आपको एक्सेस देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है उसे एक क्लिक के बाद। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जिसके अंदर सारे पेरिफेरल डिवाइस काम करते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट को भी जो चलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर 117 कह रहा है डैश इज अ डिवाइस टू कनेक्ट लैन टू इंटरनेट। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ब्रिज और स्विच दोनों के दोनों डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, मतलब लेवल 2 लेयर 2 पे। और ब्रिज जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि स्विच नई टेक्नोलॉजी है। ब्रिजेस में अक्सर कम स्लॉट होते थे, जबकि स्विचेस में ज़्यादा स्लॉट होते हैं। स्विच जो होता है वो आपके नेटवर्क को मतलब ट्रैफिक ज़्यादा कंजेशन ना करके उन्हीं जगहों पे, मतलब वहाँ पे जो डाटा जहाँ जाना है उधर की तरफ रिडायरेक्ट करता है, जबकि ब्रिजेस ये काम बहुत इफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के ब्रिज ओल्ड टेक्नोलॉजी है और स्विच नई टेक्नोलॉजी है। वैसे हमारा इसका करेक्ट आंसर राउटर था। इसके बाद अगला कह रहा है टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू यूजर इज नोन एज। मतलब किसी नए यूजर को एक ईमेल का कॉपी भेजने के लिए हम फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। CC होता है कार्बन कॉपी, जिससे कि आप किसी मेल को कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें भी कार्बन कॉपी दे सकते हैं। मतलब उन्हें पता चलेगा कि आपने ये मेल उन्हें भी किसी को भेजा था और साथ ही साथ आपको भी कॉपी किया गया है। एक होता है BCC, ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, यूजर को पता नहीं चलता कि आपके अलावा और किस किस को मेल भेजा गया है। ये डिफरेंस होता है CC और BCC में। CC में पता चल जाता है मेरे अलावा किस किस को मेल भेजा गया है, BCC में नहीं पता चलता। अगला कह रहा है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन अ MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इनमें से किसका इस्तेमाल करके स्लाइड्स को जो समय दिया जाता है उसको चेंज किया जा सकता है? तो उसके लिए ऑप्शन होता है हमारे पास रिहर्स टाइमिंग। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। रिहर्स टाइमिंग से हम टाइमिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी। इसके बाद अगला कह रहा है विच आइकन इज यूज टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। आपने अक्सर ऐसा करके कुछ एक वो देखा होगा, इस तरह का क्लिप के फॉर्म में होता है या ऐसा करके क्लिप सा होता है। इस तरह का आइकन होता है जिससे कि आपको समझ में आता है कि ये अटैचमेंट अटैच करने के लिए है। तो इसके लिए हमारे पास वो होता है पेपर क्लिप आइकन। ये पेपर क्लिप का आइकन है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप वेबसाइट फॉर बोथ ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट बुकिंग इन इंडिया। तो देखिए रेडबस जो है वो भी, रेडबस, पेटीएम और गोआईबीबो ये तीनों के तीनों आपके बुकिंग के काम आते हैं, जबकि टिकट न्यू करके कोई वेबसाइट नहीं है। तो इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 122 कह रहा है अ हाफ कंप्लीटेड ईमेल मे बी रिजर्व फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन डैश फोल्डर। कौन से फोल्डर में? अगर आपने एक कोई ईमेल कंपोज किया लेकिन अभी आप उसे भेजना भूल गए, बाद में आप उसे भेजेंगे फ्यूचर में, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मतलब वो आपका जो ईमेल है जो अभी अधूरा छूट गया, वो कहाँ सेव रहता है ताकि आप उसे बाद में सेंड कर पाए? तो वो होता है ऑप्शन डी में, ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में पड़ा रहता है, बाद में आप उसे एडिट करके सेंड कर पाते हैं। इनबॉक्स जो होता है वहाँ पे आपके सारे नए मेल आते हैं। स्पैम बिन होता है जहाँ पे आपको वो मेल आते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते, वो आपको पॉपुलेट करके मेल भेजा जाता है, स्पैम उसे कहते हैं। और सेंट में जो जो मेल आपने भेजे हैं वो होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर एनसाइक्लोपीडिया। इनमें से कौन सी साइट एनसाइक्लोपीडिया के लिए बेस्ट मानी जाती है? तो वो होती है विकिपीडिया। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ये वेबसाइट 2001 में
जिमी वेल्स और लैरी सैंगर द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 0 10 111। तो ये है 1 0 1 1 1। ये हो गया 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 और 2 का पावर 4। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, इसे तो ऐसे ही काट दीजिए। 2 का पावर 0 हो जाता है 1, प्लस ये हो जाएगा 2, प्लस 2 का पावर 2 होता है 4, और प्लस 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 8 होता है, और 8 का 2 16। जोड़ दीजिए इन सब, 16 4 20, 22 और 1 23। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इन पावर पॉइंट दी थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट में आपका थीम्स कहाँ पे पाया जा सकता है? तो पावर पॉइंट में आपका थीम्स जो है वो डिजाइन टैब में पाया जाता है। ऑप्शन नहीं, आपको कई बार जब भी आप एप्लीकेशन खोले तो उसे ध्यान से देख ले कौन सी चीजें कहाँ अवेलेबल होती हैं, उसके अंदर के भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। 126 में कह रहा है इफ द सेंड ऑप्शन फॉर एन ईमेल इज क्लिक्ड विदाउट राइटिंग एनीथिंग इन द सब्जेक्ट फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। मतलब आपने कोई ईमेल लिखा लेकिन आपने सब्जेक्ट ही नहीं लिखा और आप सेंड करने जा रहे हैं, तो क्या होता है? तो एक प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन टू सेंड द ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। मतलब आपको मैसेज आएगा स्क्रीन पे कि क्या आप ये मेल जो है बिना सब्जेक्ट के भेज रहे हैं, तो क्या आप सच में भेजना चाहते हैं? जैसे ही आप ओके करेंगे वो चला जाएगा बिना सब्जेक्ट के। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 127 कह रहा है इन एमएस एक्सेल द सेल रेफरेंस फॉर अ रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन A1 एंड गोज टू E डाउन टू द रो 20। A1 से शुरुआत हो रही है, मतलब कि इस सेल की बात करें, और ए के बाद बी, सी, डी और ई। ई में भी कौन सा? ई में 20, मतलब एक से लेकर ऐसे 2 3 ऐसे करके ऑल द वे जब 20 जाएंगे, और 20 में आप जब यहाँ पे आएंगे तो इस सेल की बात की जा रही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? A1 से लेके E20, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद which shortcut key is used to copy and paste a file folder। कॉपी और पेस्ट करना, देखिए कितना सिंपल चीज आया। तो कॉपी पेस्ट जो होता है ऑप्शन ए, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। एक्स से आपका कट होता है और वी से पेस्ट। ए से आपका सेलेक्ट ऑल होता है, वी से पेस्ट। जेड से होता है अनडू, और इसका उल्टा होता है कंट्रोल वाई, जिसको कहते हैं रीडू। ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। अगला कह रहा है द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर इज। विंडोज एक्सप्लोरर में जो ऑर्डर होता है फाइल्स और डायरेक्टरीज का, वो किस तरह का होता है? मतलब जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले आपका माई कंप्यूटर आता है। जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो आपके 3 ड्राइव आ जाएंगे। जैसे ही एक ड्राइव खोलेंगे तो उसके अंदर के सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। इसी तरह इस ड्राइव के सारे कंपोनेंट आएंगे। उसके अंदर आप कुछ खोलेंगे तो उसके कंपोनेंट आ जाएंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं हायरार्कियल या हायरार्किली जो फाइल सिस्टम होता है वो अरेंज होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट शेप। पावर पॉइंट में आपको ट्राइंगल मिलेगा, ओवल भी मिलेगा, सर्कल भी मिलेगा। ट्राइंगल आपका ऐसा हो गया, ओवल आपका कुछ कुछ ऐसा हो गया, सर्कल पूरा एकदम सिमेट्रिक हो गया, लेकिन इस तरह का शेप आपको नहीं मिलता उसमें। तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद what you will do in PowerPoint presentation to use the exact same font type, size and color in the title of all slides। मतलब एक स्लाइड में चेंज करके बाकी सब स्लाइड में अगर वही चेंजेस लाने हो तो आप स्लाइड मास्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले में पूछ रहा है हाउ मेनी लेयर्स डज OSI मॉडल हैव। तो इससे पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था, इसमें भी ये आ गया। तो मेरा याद करने का तरीका है इसका PDNT और स्पा। मतलब ये हो गया आपका फिजिकल लेयर जो कि पहला लेयर होता है, फिर होता है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद होता है आपका नेटवर्क लेयर, उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद होता है आपका सेशन लेयर, फिर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में होता है आपका एप्लीकेशन लेयर जिस पे कि हम काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 7। इसके बाद डैश फंक्शन इन MS एक्सेल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर्स ऑफ एंट्रीज इन द सेल्स। मतलब टोटल कितनी एंट्रीज हो गई हैं सेल में, उसको बताने के लिए हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर है। एवीजी से आपका एवरेज आता है, सम से सम आता है, और टोटल से
टोटल आता है, सम भी वही है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद डैश इज अ प्रोग्राम ग्रुप। प्रोग्राम ग्रुप मतलब क्या होता है? एक वो मेन्यू जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन का एक सेट हो, तो वो होता है एक्सेसरीज के अंदर। एक्सेसरीज के अंदर आपको पेंट भी मिल जाएगा, आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मिल जाएगा, आपको वर्ड प्रोसेसर्स भी मिल जाएंगे, नोटपैड भी मिल जाएगा। तो वो मिल जाते हैं सारी चीज़ें एक्सेसरीज के अंदर, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला कह रहा है डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो भी आप मेल डिलीट करते हैं वो एक्चुअली तुरंत नहीं जाता, उसको लगते हैं 30 दिन के समय, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। और वो कहाँ पे पड़ा रहता है इस 30 दिन तक? ट्रैश में। मतलब स्टोरेज खत्म नहीं होती तब तक स्टोरेज में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन 136 कह रहा है if through email someone asks you to reply with sensitive information like credit card number etc which appears to be from a legitimate source it is called। मतलब अगर आपको एक वैसी वेबसाइट लगे जो एकदम रियल सी लगे और वो आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगे, तो उस तरह के अटैक को आप क्या कहते हैं? उस तरह के अटैक को हम फिशिंग अटैक कहते हैं। उसमें एक क्लोन बना दी जाती है एक असली वेबसाइट की, और उसके बाद उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फीड करने के लिए कहा जाता है। फिशिंग अटैक कहते हैं इसे। हैकिंग में भी सिस्टम के अंदर बिना आपके परमिशन से एक्सेस किया जाता है। बॉटनेट भी एक तरह का प्रोग्राम होता है, जिससे कि एक तरह का मिलिशियस प्रोग्राम होता है। और स्पैमिंग भी बहुत सारे मेल भेज भेज के लोगों को कॉन करने के लिए मेल भेजे जाते हैं, जिससे कि उन्हें ठगा जा सके। इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए था। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अब जैसे ये गेटिंग स्टार्टेड है, ये नए वाले आपको जो एक्सेल और ऑफिस है उसमें मिल जाएगा, लेकिन पुराने वालों में नहीं था। सर्च रिजल्ट किसी में भी नहीं था, तो आपका ये आंसर इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन गेटिंग स्टार्टेड भी आपके सारे वर्जन्स में अवेलेबल नहीं होता, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा संशय है। वैसे इसी को चूज किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट तो होता ही ऑब्वियसली। क्वेश्चन 138 कह रहा है द की यूज टू इंसर्ट अ लिंक इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ये का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ एनआईसी कार्ड। मतलब शुरू की जो 3 बाइट्स होते हैं, मतलब जैसे आपका मैक एड्रेस होता है, तो लेट सपोज ये हमारा एक आईपी एड्रेस है, तो इसके जो शुरू के 3 है ना, ये एनआईसी कार्ड को बताते हैं मैन्युफैक्चरर के। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की तरह होता है ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और बाद में इसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जो भी मैन्युफैक्चरर बना रहा है उसको स्पेसिफाई करने के लिए लास्ट के 3 इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक एड्रेस जनरली 48 बिट या कहें 6 बाइट्स का होता है, जो कि 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स को 6 के पेयर में मतलब दिया जाता है। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 हेक्साडेसिमल कोड में दिखाया जाता है। ये एक यूनिक नंबर होता है। ये हर वो डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है उन सबके पास होता है, उसी से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसे तो ये फिक्स्ड होता है, लेकिन फिर भी इसे स्पूफ किया जा सकता है। मतलब हमेशा फिक्स रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स एक नंबर के साथ ही आता है। बाकी आप उसको वर्चुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो वर्चुअली होता है, एक्चुअल में नहीं होता कभी। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस सेंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस इज नोन एज। मतलब आपको जिस मेल की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पसेस, या आपको कुछ कार्ड बेचना या कई बार मैलिशियस तौर पे भेजना, उन सारे को हम स्पैम मेल कहते हैं। या आपके स्पैम एक फ़ोल्डर होता है बाकायदा, उसके अंदर ये सारे मेल पड़े रहते हैं। आपने कभी इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं खोली है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी आता है। उस तरह के मेल को हम स्पैम मेल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 141 द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन ईजिली यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। वो रेडीमेड स्टाइल जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ऑटो स्टाइल्स भी कुछ तरह के स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह की डिजाइन डिजाइन बना सकते हैं आप। विजर्ड एक तरह का स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, जिसमें आपको एक पूरा मतलब अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बेस पे कुछ डिजाइन दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। तो इस क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट।
तो सबसे पहले ARPANET आया था 1969 में, के बाद आपका 1970s के टाइम पे ही TCP/IP आया और 1970s के अराउंड ही हाइपरटेक्स्ट HTTP भी आया। लेकिन ये पहले आया फिर ये आया, और इसी का इस्तेमाल करने के बाद ये 1980s के अराउंड 1989 और 1991 में एक्चुअली ये WWW आया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होगा, फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर थर्ड और फिर सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं, आपको ईयर बाय ईयर याद करना पड़ा इसमें। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला कह रहा है व्हाट पर्पस डू बुकमार्क सर्व्स। बुकमार्क का क्या काम होता है? बुकमार्क का काम ये होता है कि आपने जो वेबसाइट पे आप गए उसको अगर आपको फ्यूचर में रेफरेंस करना है तो उसे ये सेव करके रख लेता है। ऑप्शन बी आपका इसमें, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which of the following operator can be used when we want to find a specific word and a synonym for that word in Google search engine? इनमें से कौन सा ऑपरेटर या कौन सा कोटेशन या कौन सा सिंबल यूज करते हैं जिससे कि आपको एक स्पेसिफिक वर्ड और उसका सिनोनिम मिल जाए? तो एक इस तरह का सिंबल होता है, ऐसा नदी की लहर की तरह, इसे हम कहते हैं टिल्डे या टिल्ड भी कहते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस वाले सब समझ पाएंगे। इस तरह के सिंबल को इस्तेमाल करने से आप स्पेसिफिक वर्ड और उसका सिनोनिम इजीली फाइंड कर पाते हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले में कह रहा है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो स्लाइड में है उसमें मोशन इफेक्ट लाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो आप एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 146 कह रहा है प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। हेल्प के लिए आपको F1 दबाना होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। लेकिन उन्होंने F2 दबा रखा है। F2 का काम होता है रीनेम करने का, मोस्टली सबसे पॉपुलर माना जाता है। और एक होता है F12 जो भी अक्सर एग्जाम में आता है, ये होता है सेव एज, मतलब किसी एग्जिस्टिंग फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो तो F12 का इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है IP एड्रेस इन IP वर्जन 6 इज ऑफ डैश बिट्स। तो ये 128 बिट्स के IP एड्रेस होते हैं, जबकि IP वर्जन 4 जो था उसमें 32 बिट होते थे, और IP वर्जन 6 में 128 बिट। इससे क्या था, शुरू में तो IP वर्जन 4 से काम हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क डिवाइसेस बढ़ने लगे उन्हें और IP एड्रेस देना पड़ा, उस वजह से फिर IP वर्जन 6 का विकास हुआ। इसीलिए ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। F5 बटन दबा के आप विंडो को रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। 149 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस। इनमें से कौन कौन से ग्रुप जो है वो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन को कंटेन करते हैं? तो देखिए JPEG, इसे कहते हैं, JPEG को कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसको JPG और JPEG दोनों कहा जाता है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और BMP होता है बिट मैप, उसका एक बिट मैप इमेज को BMP कहते हैं। ये आपको ऑप्शन सी में मिलेंगे सारे के सारे ग्राफिक्स वाले एक्सटेंशंस। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पेपर पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन ये एज अ रिविजन आपके लिए काउंट हो सकता है। इसके साथ ही मैं अभी आगे प्रोग्रामर के लिए एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी वीडियो, साथ ही साथ बाकी जितने और दूसरे एग्ज़ाम हुए हैं उसके मोस्टली कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन, जो कि दो मेरे यही नीश हैं, इन पे और वीडियोस लाता रहूँगा। तो उस तरह के कंटेंट्स आपके लिए रेलेवेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और किसी फ्रेंड जिसके लिए ये रेलेवेंट रखता है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के साथ अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।